तो हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके अंदर जो उसका फर्स्ट यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, उसके जून 2025 में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन आज हम लोग कवर इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जून 2025 में बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे अपन इस वीडियो के अंदर ख़त्म करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो देखिए कस्टमर तो माइक्रो में आते हैं, सप्लायर माइक्रो में आते हैं, कंपटीटर माइक्रो में आते हैं, टेक्नोलॉजी माइक्रो के अंदर नहीं आती। मैंने आपको माइक्रो इन्वायरमेंट पढ़ाए थे। इन्वायरमेंट में मैंने बताया था दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं। एक्सटर्नल में दो होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। इंटरनल के अंदर होता है विमोसा, वीमोसा मतलब विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, एक्शन प्लान। एक्शन प्लान ये बताया था मैंने। और माइक्रो के अंदर क्या बताए थे मैंने, अगर ध्यान आ रहे हो तो? माइक्रो में बताया था कस्टमर, माइक्रो में बताया था कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर। सही है। मैक्रो के अंदर क्या बताया था? टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, ऐसे करके बताए थे ना अलग अलग। तो ये सारे किसके अंदर काउंट होते हैं? ये सारे काउंट होते हैं मैक्रो में। तो टेक्नोलॉजी किसके अंदर काउंट हो रहा है? मैक्रो में। तो आप देखो यहाँ पूछ रहा है कि विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। तो भैया ये तीन तो हैं, ये वाला इन्वायरमेंट नहीं है। मतलब करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका? सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट है ट्रेड टैरिफ, लिस्ट सेकंड है एक्सप्लेनेशन। तो ट्रेड टैरिफ देखिए, स्पेसिफिक टैरिफ क्या होता है, एड वैलोरम क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। अब देखिए कंपाउंड तो सिंपल समझ में आ रहा है, जिसके अंदर एड वैलोरम और स्पेसिफिक टैरिफ दोनों आ जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों हो जाए, वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड। तो सी का तो फोर्थ हो गया। स्पेसिफिक टैरिफ क्या होता है? स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब होता है फिक्स अमाउंट ऑफ मनी पर यूनिट लगता है। फिक्स अमाउंट ऑफ मनी पर यूनिट, प्रति इकाई निश्चित धनराशि लगती है, उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक टैरिफ। एड वैलोरम बोलते हैं जब फिक्स परसेंटेज लगती है, फिक्स परसेंटेज लगती है उसे एड वैलोरम बोलते हैं। और वेरिएबल बोलते हैं जब हम अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बचाने के लिए टैरिफ अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग लगाते हैं, तो उसे बोलते हैं वेरिएबल टैरिफ। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ए का जाएगा सेकेंड, ए का सेकेंड, ठीक है जी। बी का क्या जाएगा? बी का अपना जाएगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट। सी का क्या जाएगा? सी का अपना जाएगा फोर्थ। और डी का क्या जाएगा? थर्ड। डी का क्या जाएगा? थर्ड। तो आंसर क्या बना? सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। तो आंसर जा रहा है बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा अपना? करेक्ट आंसर अपना हो गया है बी, ये वाला। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए करेक्ट आंसर ये अपना आ गया है, करेक्ट आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। ओल्ड टू न्यू बताना है आपको। इन सब में से सबसे पहले कौन सा एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद कौन सा एस्टेब्लिश हुआ, ये आपको बताना है। सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था बेटा क्या? एशियन, देन सार्क, देन यूरोपियन यूनियन, देन नाफ्ता। तो आंसर क्या बनेगा? DCBA। तो DCBA मतलब ये वाला ऑप्शन जो आपका है क्या है? वो करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी डिटेल भी दिखा देता हूँ मैं आपको। एशियन 1967 में आया, सार्क 1985 में, यूरोपियन यूनियन 1993 में और नाफ्ता 1994 में। तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन DCBA बन गया। उल्टा क्रम में अपना ये करेक्ट आंसर आ गया है। अब देखिए व्हाट डज एल रिप्रेजेंट इन द पैसलेस फ्रेमवर्क। पैसले के फ्रेमवर्क के अनुसार एल क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मैंने पासले का फ्रेमवर्क पढ़ाया था, तो आपको बताया था पासले में
पी का मतलब होता है पॉलिटिकल, ई का मतलब होता है इकोनॉमिक, एस का मतलब होता है सोशल, टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल, एल का मतलब होता है लीगल। एल का मतलब क्या होता है जी, बोलो बोलो, मुंह तो खोलो। एल का मतलब होता है लीगल, ई का मतलब होता है इन्वायरमेंटल। क्या होता है, इन्वायरमेंटल। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा जी, लीगल। एल मीन्स लीगल, ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या इसमें से पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कौन कौन सा है भैया, देखो मेरे को क्या समझ में आ रहा है, देखो प्रोडक्ट की प्राइस माइक्रो में आती है, बिल्कुल आती है। कंज्यूमर का बिहेवियर माइक्रो में आता है, बिल्कुल आता है। कस्टमर कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो में आता है। क्या इंटरेस्ट रेट माइक्रो में आती है, क्या नहीं आती, ये तो अपने मैक्रो का पार्ट है। इंटरेस्ट रेट तो नेशन वाइड डिसाइड होती है, वो मैक्रो का पार्ट है। फैक्टर प्राइसिंग आती है क्या, बिल्कुल आती है जी, फैक्टर प्राइसिंग आ सकती है। उत्पादन कारकों का मूल्य निर्धारण सप्लायर के हाथ में हो सकता है, रॉ मटेरियल डिलीवर करने वाले के हाथ में हो सकता है, ये चीज़ें आ सकती है। तो आंसर जाएगा अपना ए बी एंड डी। ए बी एंड डी मतलब हो गया बी आपका करेक्ट आंसर है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, ये रहा बी आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए, अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओल्ड टू न्यू। आपको क्या बताना है, सबसे पहले कौन सी आई, सबसे बाद में कौन सी आई। तो आपको पता होगा सबसे पहले मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी आई थी, उसके बाद कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी आई, उसके बाद हेक्सर-ऑलिन थ्योरी आई, और उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी आई। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी लास्ट में आई है। ए बी डी सी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ए बी डी सी कहाँ गया, ए बी डी सी कहाँ गया, ए बी डी सी ये रहा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इसको पढ़ भी लेते हैं थोड़ा, देखो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक्सप्लेनेशन क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओल्ड टू न्यू में मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी 16 to 18 सेंचुरी के बीच में आई, मोस्टली 16 सेंचुरी इस बुक्स में लिखा हुआ है। कंपैरेटिव एडवांटेज 1817 में डेविड रिकार्डो ने दिया। हेक्सर-ऑलिन थ्योरी हेक्सर-ऑलिन ने दी थी 1919 से लेकर 1933 तक, इसका डेवलपमेंट अलग अलग लोगों ने किया है। प्रोडक्शन लाइफ साइकिल थ्योरी 1966 में आई बाय रेमंड वर्मन, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑर्डर हो गया ए बी डी सी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एफडीए इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ न्यू असेट एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू फैसिलिटी। अब देखिए मेरे को ये क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इसने क्या बोला, कौन सी ऐसी एफडीआई होती है जो क्रिएट करती है न्यू असेट का और प्रोडक्शन का डेवलपमेंट, न्यू असेट एंड प्रोडक्शन को बनाती है, ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है भैया। जब भी वर्ड आ जाए ना न्यू, तो न्यू में समझ जाना कौन किसकी बात हो रही है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। ग्रीन फील्ड का मतलब है आप जब नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, नया इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो बिल्कुल अभी स्क्रैप से स्टार्ट हो रही है, या तो बिल्कुल बूट स्ट्रैप है। आप इनिशियल जो पैसा देते हैं, इनिशियल लेवल पे कहीं आपने ज़मीन खरीद करके वहाँ फैक्ट्री बनाई, बाहर यूएसए में आपने अपनी एक ज़मीन खरीदी, वहाँ फैक्ट्री बनाई, वो सब चीज़ें किसके अंदर आती है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर आती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं आपकी आसानी के लिए। देखिए ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब न्यू असेट एंड फैसिलिटी में इन्वेस्ट करना। ब्राउन फील्ड मतलब परचेज और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में पैसा लगाना। मर्जर एक्विजिशन क्या है, बाइंग और मर्जिंग विद एग्जिस्टिंग कंपनी। स्ट्रेटजिक अलायंस क्या है, पार्टनरशिप विदाउट डायरेक्ट ओनरशिप, बिना ओनरशिप के या विदाउट ओनरशिप आप पार्टनरशिप करते हैं तो उसे स्ट्रेटजिक अलायंस बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ें, देखिए क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट दे रखी है, लिस्ट सेकंड दे रखी है, आपको मैच करके बताना है कौन सा आंसर आपका सही है। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट का मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट में इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट गुड्स आएगा क्या। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आएगा, बैलेंसिंग आइटम में क्या आएगा। तो देखिए बैलेंसिंग आइटम में तो नेट एरर एंड ओमिशन आता है लास्ट वाला। बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात आती है, सर्विसेज की बात नहीं होती, ओनली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स की। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल अकाउंट जो है उसके अंदर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल की बात होती है। करंट अकाउंट के अंदर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है। मतलब ए का तो अपना सेकंड हो गया, बी का अपना फर्स्ट हो गया,
सी का अपना थर्ड हो गया, डी का अपना फोर्थ हो गया, मतलब आंसर ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। तो आंसर अपना बैठेगा, आंसर अपना बैठेगा, क्या बैठेगा, डी ऑप्शन। क्या बैठेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। करेक्ट आंसर डी है, वैसे मैंने समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहा है अब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO। WTO का की ऑब्जेक्टिव क्या है जी, इनमें से वो अपन को बताना है। तो देखिए, टू सेट द रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, बिल्कुल सही बात है भाई। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल सेट करना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव है। टू रिजॉल्व द ट्रेड डिस्प्यूट, बिल्कुल सही है। टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट, क्या बॉर्डर के डिस्प्यूट को खत्म करने का काम करता है, नहीं। टू प्रोवाइड द फॉरम फॉर नेगोशिएशन ऑन ट्रेड लिबरलाइजेशन, बिल्कुल नेगोशिएशन के लिए फॉरम की व्यवस्था करता है, लेकिन ये सीमा विवादों का समाधान नहीं करता, बॉर्डर्स का कोई समाधान नहीं करता। तो सी जो है छोड़ करके ए बी एंड जो डी है अपना, ए बी और डी जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ए बी डी जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो स्टैटिक, कॉम्प्लेक्स होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, सही है। डायनेमिक होता है, बिल्कुल होता है। मल्टी फेज, बहुआयामी होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन क्या स्टैटिक होता है? बिजनेस जो है स्टैटिक रहेगा, बिजनेस में कभी उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, कभी कोई ऐसा चीज़ नहीं होगी, हड़कंप नहीं मचेगा, क्या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी कभी चेंज नहीं होगी, सब सिमिलर रहेगा, सब समान रहेगा, करेंसी का वैल्यू सेम रहेगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो स्टैटिक नहीं होता है। कह रहा था नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो हमने बता दिया स्टैटिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर पार्ट ऑफ नाफ्ता। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सदस्य कौन कौन है? यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा है, मैक्सिको है, क्या ब्राज़ील है? क्या ब्राज़ील है क्या दोस्तों? बताओ 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 बताओ, पता होगा। नहीं, ब्राज़ील नहीं है। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए बी एन सी। तो ए बी एन सी ये वाला आंसर अपना क्या है, करेक्ट है। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मैक्सिको है, ब्राज़ील इसका करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर हो गया बी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए क्या क्या एरियाज है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। क्या नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक में आती है? बिल्कुल आती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, आता है। लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, बिल्कुल आता है। लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, आता तो है, आता तो है, लेकिन अब देखिए बात समझिएगा। अभी मैं पहले बता देता हूँ क्या क्या आता है क्या नहीं आता, फिर आगे बात करेंगे। आता तो है। अगर आप पूछोगे मुझसे क्या लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री आती है, क्या आती है, लेकिन आंसर में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी वो बताएंगे अभी। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, इस पे डाउट है, इसको गोला कर रहा हूँ मैं। आगे देखो, बिहेवियर ऑफ द फर्म, फर्म का जो बिहेवियर है क्या वो आएगा कि नहीं भैया, बिहेवियर ऑफ द फर्म इज द पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, सो इट इज़ नॉट कंसिडर हियर इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये तो नहीं आएगा। चलो, अब डी जो है लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, क्या ये आएगा? आएगा तो सही यार, क्योंकि अपन ने पढ़ा था एक्सटर्नल के अंदर इकोनॉमिकल होते हैं, डेमोग्राफिक होते हैं, जियोग्राफिक होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, लीगल होते हैं। तो यार जियोग्राफी में आ तो रहा है, लोकेशन जियोग्राफी में आ तो रहा है, लेकिन आप अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तो अपना ऑप्शन बनेगा ए बी सी डी। हमको ई नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, कहीं भी ए बी सी डी नहीं है। चौथे में जब ए बी सी डी है तो उसके साथ ई भी है, तो फिफ्थ आंसर तो यानी फोर्थ आंसर तो गलत हो जाएगा। फोर्थ आंसर तो गलत हो जाएगा, तो इसके लिए हमको एक ऑप्शन छोड़ना पड़ेगा, तो हम डी को छोड़ देंगे। तो क्या बचा, ए बी सी बचा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ए होगा। लेकिन क्या डी भी सही था? बिल्कुल सही था, लेकिन ऑप्शन साथ में ना होने की वजह से हमने करेक्ट किया है ए बी सी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट एग्रीमेंट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। अब देखिए, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट आपको बताना है कि कौन सा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम चलता था। तो अब देखिए, इसके लिए यहाँ पे बात करेंगे। कॉमोडिटी स्पीशीज स्टैंडर्ड जो है ये सबसे पहले आए थे
गोल्ड स्टैंडर्ड उसके बाद आए थे, गोल्ड में लेन देन चलता था। फिर फिक्स पैरिटी सिस्टम आया था, ब्रिटेन वुड सिस्टम 1944 से 1971। फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आया था, मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट्स वगैरह सिंस 1973, ये सब आया था। तो आपका करेक्ट आंसर जो करेक्ट ऑर्डर है वो हो जाएगा BACD। सबसे पहले B आया, देन A आया, देन C आया, देन D आया, ऐसे करके आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसके अंदर B इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये अपने कवर हो गए हैं सारे के सारे PYQ। कहाँ तक? अपने जून 2025 तक। जून 2025 तक अपने सारे के सारे PYQ कवर हो चुके हैं। अब देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा था छोटी सी इन्फॉर्मेशन, UGC नेट पेपर 2 कॉमर्स का यूनिट वाइज एंड ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हमने क्वेश्चन बैंक बना रखा है, जिसके अंदर यूनिट वाइज और ईयर वाइज 2026 में कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के क्वेश्चन आए थे, बिजनेस फाइनेंस में कौन कौन से आए, अकाउंटिंग में कौन कौन से आए, इकोनॉमिक्स में कौन कौन से आए, सबके अलग अलग कैटेगराइजेशन कर रखे हैं। ईयर बाय ईयर, शिफ्ट बाय शिफ्ट, पर्टिकुलर एक एक यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग करके हमने मॉक टेस्ट, CBT, यानी जैसे आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग देते हैं जो आप एग्जाम में देते हैं, वैसे आपके टेस्ट बना रखे हैं। उनका टाइमिंग भी उतना ही रख रखा है जितने क्वेश्चन है, और बहुत अच्छी और बहुत ही यूजफुल फ्रूटफुल टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों। तो इसको चूकिएगा मत, बहुत ही कम प्राइजेस में आपके लिए अभी निकाल रखी है। 15 अगस्त से पहले तक 70% का ऑफ चल रहा है दोस्तों। तो अगर आप लेना चाहे तो बहुत बढ़िया। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7878116567। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके मुझसे बात कर लीजिए। मेरा नाम है लोकेश, मुझसे बात कर लीजिए और मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।